नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सीएम योगी के मिल्कीपुर में हुई चुनावी सभा की, जिसमें सीएम योगी ने सपा पर जोरदार हमला बोला। आज सीएम के इसी चुनावी सभा पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया और सीएम ने सपा पर जोरदार हमला किया। सीएम ने सपा पर परिवारवाद, महिलाओं की असुरक्षा बोध, जमीन हड़पने जैसे तमाम आरोप लगाए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं मिल्कीपुर की महाभारत पार्ट 4। मिल्कीपुर उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों का धुआंधार प्रचार चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मिल्कीपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ सपा पर जमकर बरसे। सीएम ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादियों के लिए एक बात कही थी, जो संपत्ति के चक्कर में पड़े वह सच्चा समाजवादी नहीं है। ये आज के समाजवादी सिर्फ संपत्ति में उलझे हुए हैं। खाली प्लाट पर इनके झंडे जगह जगह लगते थे। इनके झंडे अपराधियों और माफियाओं को बचाने के लिए थे। जब देश और दुनिया महाकुंभ के लिए प्रयागराज की ओर आकर्षित हो रही है, तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महाकुंभ को लेकर रोज दुष्प्रचार करते हैं। साथ ही साथ और भी ढेर सारे आरोप लगाए। सुनिए। सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद, और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो जितना बड़ा डकैत होता था, जितना बड़ा माफिया होता था, उसको समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा मिल जाता था। यही तो इनकी पहचान थी, और पहचान का संकट इन युवाओं के सामने होता था। उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, लोग बोलते थे पहले कि उत्तर प्रदेश से, लोग उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते थे। और इसीलिए तो हम कहते हैं, देख सपाई बिटिया घबराई। ये मोइन खान के ये कुकृत्य थे, और मोइन खान को सिर पे लेके ढोते हैं समाजवादी पार्टी के अयोध्या के दुर्भाग्य से बने हुए सांसद। आपने देखा होगा ना, उसी मोइन खान को तो पैरवी कर रहे थे, उसके साथ फोटो खिंचवाने में गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने भी कहा कि नहीं, हम अयोध्या को, मिल्कीपुर के ही किसी सपूत को उनके बीच दे करके, वहां से वो विधायक बन करके वहां के विकास को ऐसे ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मिल्कीपुर को भी अयोध्या की तर्ज पर विकास की बुलंदियों की ओर आगे पहुंचाना है। याद करिए, 22 जनवरी 2024 को जब
अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों की खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। तो अभी आपने देखा कि मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर किस तरह से हमले किए हैं, कितने जोरदार हमले किए हैं। अब इस हमले पर सपा के प्रवक्ता मनीष सिंह जी ने क्या कुछ कहा है, आइए उसको भी सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव बुरी तरह से हारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मिल्कीपुर में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में पीडीए के पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर समाजवादी नीतियों, विचारों और सिद्धांतों को जनमानस ने स्वीकार किया है। अयोध्या की महान जनता जिस तरह से आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री अजीत जी को दे रही है, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि 414 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारेगी। योगी आदित्यनाथ परिणाम के पूर्व इस बात को लेकर के अंदाजा लगा चुके हैं कि मिल्कीपुर में अब भारतीय जनता पार्टी को कोई बचा नहीं पाएगा। इसीलिए मिल्कीपुर में जनसभा के दौरान जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप और आक्षेप लगाए हैं, यह साबित करता है कि योगी आदित्यनाथ के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा। जहां देखो भाजपाई समझो वहां पर बैठा है दंगाई या उत्तर प्रदेश की जनमानस गली गली में नारा लगा रहे हैं। तो अभी आपने सुना कि सपा प्रवक्ता महोदय का क्या कुछ कहना है। सपा के प्रवक्ता महोदय ये कह रहे हैं कि मिल्कीपुर योगी आदित्यनाथ हार रहे हैं, यानी कि बीजेपी हार रही है, इसलिए इस तरह के तमाम आरोप लगा रहे हैं। आज इसी आरोप प्रत्यारोप पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। पल्लवी सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जितेंद्र वर्मा जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आलोक सोती जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे जितेंद्र वर्मा जी, प्रवक्ता सपा। आज मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा हुई जिसमें तमाम आरोप लगाए। हालांकि सपा कह रहे हैं कि वो हार रहे हैं इसलिए आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, गलियों में गोलियां चलवाई, कार सेवकों के खून से सरयू नदी लाल हो गई, ये तमाम बातें। अखिलेश यादव जी पर उन्होंने ये बात कही कि महाकुंभ के बारे में वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। जी, आपका क्या कहना है? क्या सचमुच हार रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या की हार के बाद अपना मानसिक संतुलन और संयम खो गए। मुख्यमंत्री जी ने परिवारवाद के विषय की बात की। मुख्यमंत्री जी स्वयं परिवारवाद के ऊपर तो पीठाधीश्वर थे गौरक्षा पीठ के, उनके चाचा थे, उनकी उम्र बहुत कम रही होगी जब इनको वहां का पीठाधीश्वर बना दिया गया। यानी जो पीठाधीश्वर इनके चाचा, उनके शिष्य बहुत ज्यादा रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अपने भतीजे को गौरक्षा पीठ का, गोरखनाथ पीठ का अध्यक्ष बना दिया। परिवारवाद से स्वयं आए हैं, यहाँ तक कि गौरक्षा पीठ का अध्यक्ष नहीं बनाया, इनको अपनी सीट से सांसद। तो परिवारवाद की बात मुख्यमंत्री जी ना करें, परिवारवाद की उपज है मुख्यमंत्री जी, नहीं तो उसी गुरु गोरखनाथ पीठ के मंदिर ये सार बन के काम कर रहे होते। इनकी योग्यता सिर्फ इतनी है कि इनके चाचा बड़े पीठाधीश्वर थे, बड़े महंत थे, वजह से आज इस पद पर आए। दूसरी बात उन्होंने कही माफिया की, तो मुख्यमंत्री जी शपथ लेने से पहले मुख्यमंत्री जी पर मुकदमे थे और मुख्यमंत्री जी की क्या छवि थी, एक अपराधी माफिया के रूप में स्वयं की छवि माननीय मुख्यमंत्री जी।
तीसरी बात उन्होंने जमीन के विषय में कही कि खाली प्लाट समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे हमारा। अयोध्या राम मंदिर के अगल बगल जितनी व्यवसायिक भूमि है सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। किसी दूसरे दल के एक नेता ने वहां पर एक प्लॉट तक लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। नोएडा में जितनी जमीन है महंगी सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमीन। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने का भी आरोप लगाया। नृपेंद्र मिश्रा उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिनको इन्होंने राम मंदिर निर्माण समिति का चेयरमैन बना रखा है, निर्माण समिति का प्रमुख बना रखा है, उन्होंने बयान दिया था कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के निर्देश पर प्रशासन ने गोली नहीं चलाई थी। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था और डीएम और एसपी को निर्देश दिया गया था कि मौके की स्थिति के अनुसार निर्णय लें तो उनको पानी की व्यवस्था करनी है, लाठीचार्ज करनी है, गोली चलानी है। उसी नृपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का इन लोगों ने अध्यक्ष बना के रखा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। डॉक्टर लोहिया के विचारों पर हमारी समाजवादी पार्टी चल रही है, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की जो संतों की विचारधारा की बात कहते हैं, संतों की विचारधारा पर नहीं चलते। उसको स्वामी विवेकानंद जी के विचार पढ़ लेना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी के इस्लाम के विषय में विचार क्या है, स्वामी विवेकानंद जी के हिंदुओं को लेकर विचार क्या है। स्वामी विवेकानंद जी जोड़ के चलने की बात करते थे और योगी जी और अंग्रेजों की सोच डिवाइड एंड रूल, यानी अंग्रेज डिवाइड एंड रूल कहते थे, उसको दूसरी भाषा में माननीय मुख्यमंत्री जी पटोदिया और कटोगी की परिभाषा में परिभाषित कर रहे हैं। अब ये प्रदेश के सबसे असफल मुख्यमंत्री रहे, कुछ काम किए नहीं, समाजवादी पार्टी के सरकार के विकास कामों का फीका अपनी सरकार चला रहे हैं। 7 साल में प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसानों पर अत्याचार बढ़ा है, दलितों पिछड़ों की नौकरी छीनी गई है, दलितों पिछड़ों का आरक्षण छीना गया है। कोई काम ये लोग नहीं बता सकते। मेट्रो समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। इतना बड़ा हमने एक्सप्रेस वे दिया प्रदेश को, सपा की सरकार की देन है। लखनऊ का मेदांता ले लीजिए, लखनऊ का लोक भवन ले लीजिए, अंतरराष्ट्रीय इकाना स्टेडियम ले लीजिए, ITCD हब ले लीजिए, HCL ले लीजिए, आप एशिया का सबसे बड़ा पार्क ले लीजिए। सारे काम हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। हर जिले में ट्रॉमा सेंटर, हर जिले में कृषि महाविद्यालय, हर जिले में GGIC CGIC लड़कियों का कॉलेज हमने बनवाया, हर जिले में 100 बेड का महिला अस्पताल समाजवादी पार्टी की सरकार की देन। 18 लाख लैपटॉप हमने बांटे, 5 लाख 43 सरकारी नौकरी हमने दिया। इन्होंने दिया क्या? कुछ नहीं दिया, सिर्फ बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई, और उसी की वजह से आज इनको जहरीले भाषण देने पड़ रहे हैं। दलित पिछड़ों के हित की बात करने वाले लोग जी आप यूनिवर्सिटी में जितने बिल्कुल है उठा के देख लीजिए, ठीक है, कितनी भर्ती हुई है, ठीक है। दलितों अब एक ही बार इतनी बातें कर देंगे तो पल्लवी सिंह जी जवाब कैसे देंगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इतनी सारी बातें एक ही बार कह देंगे तो पल्लवी सिंह जी जवाब कैसे देंगी? चलिए, जितनी याद है आपको बातें उसमें से जवाब दे दीजिए पल्लवी जी। आवाज नहीं आ रही इनकी। जी जी, पल्लवी जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अनम्यूट कर लीजिए जी, इसे अनम्यूट करिए तो शायद आपकी आवाज हम तक आ जाए। चलिए, डॉक्टर आलोक सोती हम आपके पास आना चाह रहे हैं। पल्लवी सिंह जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर आलोक सोती, जिस तरह की बातें, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव में तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन सवाल वहाँ की स्थिति की है कि वास्तव में मिल्कीपुर की स्थिति इस समय क्या है। चुनाव घोषित होने से पहले ही लगभग आधी कैबिनेट वहाँ पर पहुँच चुकी थी। तमाम तरह के विकास के वादे किए जा रहे हैं। बुराइयां तो खैर होती रहती हैं। तो क्या लगता है आपको इस बार मिल्कीपुर में? जी हाँ, आप बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी उपचुनाव होते हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी की प्रतिष्ठा का विषय हो जाता है। और आपने देखे थे 10 में से
9 उपचुनाव हो चुके थे, जिसमें बीजेपी को आशातीत सफलता मिली, 7 जीते, 2 जगह उनको हार मिली। ऐसी स्थिति में देखते हुए मिल्कीपुर जो है वो भी एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। विशेषकर ये प्रतिष्ठा का विषय माननीय अखिलेश जी और माननीय योगी जी के बीच में बन गया है, क्योंकि आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, यहाँ की जो राजनीति है वो जाति पे आधारित है। विशेषकर आपने देखा था लोकसभा में जिस तरीके से पीडीए का एक फार्मूला चल रहा था, जिसकी वजह से जो है बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचा था, और उसको कम करने के लिए आज इनके पास एक बहुत अच्छा सहारा है, जिसमें महाकुंभ हो रहा था। और महाकुंभ में आपने देखा कोई जाति कोई पात नहीं देखा जा रहा था, कौन पंथ है क्या है, सब एक साथ मिलकर नहा रहे थे। तो ये एज्यूम किया जा रहा है कि बीजेपी ने जो है पीडीए के फार्मूले को जो है यहाँ पे खत्म कर दिया, क्योंकि आपने देखा था कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना करा रहे थे, देश को जाति में बांटने की कोशिश कर रहे थे, तो उसको मना करने के लिए, उसका तोड़ निकालने के लिए जो है बीजेपी ने जो है इस महाकुंभ का सहारा लिया, बताया है कि यहाँ पे कोई जातियों में कोई अंतर नहीं है, सब समान है और सब समान, एक सबके पास समान व्यवहार होता है और करता। लेकिन एक चुनाव की जो कसौटी होती है, जो वोट की कसौटी होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। अभी जो परसेप्शन बनाया जा रहा है पीडीए वर्सेस महाकुंभ, ये जो तराजू के 2 पल्ले हैं, उसमें जो उत्तर निकलेगा आपको जिस दिन काउंटिंग होगी, तब आप कह पाएंगे कि पीडीए सरवाइव किया है या पीडीए का फार्मूला महाकुंभ में जो है संगम की डुबकी लगा के जो है समाप्त हो गया है। लेकिन बड़ी अच्छी चीज है, आपने देखा कि जिस तरीके से जातिगत समीकरण दिखाए जा रहे हैं, या तो इसमें ज्यादा है पासी, चूंकि ये आरक्षित सीट हो गई, और आपने देखा कि एक नारा भी लगा था, ना मथुरा ना काशी अब की बार पासी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है बीजेपी ने भी एक पासी कैंडिडेट्स को वहां पर उतार दिया, ताकि इस बार का जो नारा है उसको तोड़ा जा सके। और जहां तक अयोध्या का है, फैजाबाद है, इसमें करीब 5 विधानसभा आती हैं, और जो कहा जा रहा है कि अयोध्या से हार गया, अयोध्या एक विधानसभा है, वहां से तो बीजेपी को बहुमत मिला था, लेकिन बाकी जगह नहीं मिल पाया था। तो इस प्रकार का प्रचार जो है किया जाता है, राजनीति है वो तो चलती रहती है। और लेकिन जहां तक समझ में आ रहा है इस बार की मुकाबला काफी मुश्किल है, और इसमें अगर पीडीए का फार्मूला यहाँ फेल होता है तो उसका फायदा जो है बीजेपी को जाते हुए मिलता है। जी हमारे पास पल्लवी सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, शायद उनकी आवाज हम तक पहुंच जाए इस बार। आप मुझे सुन पा रही हैं पल्लवी सिंह जी? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ जी। पल्लवी सिंह जी, आप कुछ पहले कह रही थी, लेकिन नेटवर्क कुछ तकनीकी खामी होने की वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो पहले आप वो बातें कह लीजिए, फिर आगे की बातें। जी देवेंद्र जी, मैं आपसे ये कह रही थी कि मुझे जितेंद्र जी की आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही थी, थोड़ी कट कट के आ रही थी, पर जितना सुनाई दे रही थी, समझ में आ रहा था, वो शायद बताना चाह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने कितने काम किए उनके कार्यकाल में, सारा कुछ उत्तर प्रदेश में बिल्कुल परिवर्तित कर दिया उन्होंने, यही कहना चाह रहे थे। और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपने इतना काम किया, जनता के हित के बारे में सोचा, भलाई के लिए काम किया, और इतनी सारी बड़ी बड़ी इमारतों का आपने नाम गिना दिया, आपने बनवाई, बहुत अच्छा काम किया आपने। जनता ने आपको नकार क्यों दिया 2017? इसके बाद फिर आपको मौका नहीं दिया। और आप कह रहे थे कि माननीय योगी जी जो है असफल मुख्यमंत्री, असफल किस प्रकार से है मैं जानना चाहूंगी। क्या एक सेशन कंप्लीट करने के बाद दूसरा सेशन आपने कंप्लीट किया, कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है, आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं जिसमें आप इतने अच्छे मतों के साथ आगे बढ़ते आ रहे हैं, क्या ये एक असफल मुख्यमंत्री होने की निशानी है? इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पे यदि बात की जाए दूसरे देशों की बात की जाए, विश्व की बात की जाए, विश्व की नजर उत्तर प्रदेश पे है, चाहे वो आर्थिक स्थिति से देख लें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की स्थिति से देख लें, आप पर्यटन की स्थिति से देख लें। इस समय उत्तर प्रदेश जो है वो देश का ऐसा राज्य है जो पर्यटन के नजरिए से नंबर 1 पे बैठा हुआ है। हर तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जन कल्याण की सुविधाएं दी जा रही हैं, बड़े बड़े भव्य आयोजन हो रहे हैं जिसमें
देश प्रदेश विश्व के सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और देख रहे हैं उस आयोजन को बहुत ही ज्यादा प्रेज कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी क्या कर रहा है, देखिए कुंभ की महाकुंभ की यदि बात की जाए 144 सालों बाद आता है और ये हमारे पूरे देश का एक हमारा सौभाग्य है। सनातन धर्म के होने के नाते हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम इसको देख पा रहे हैं, हम इसको मतलब जा पा रहे हैं, हमारे पास ये सौभाग्य है। तो इसको तो हमें और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, चाहे आप पक्ष में बैठे हैं चाहे विपक्ष में। लेकिन समाजवादी पार्टी भ्रांतियां फैला रही है। अभी मैं कल बनारस में ही 2 महिलाओं से मिलकर आई, नवादा बिहार से आई हूँ। उन्होंने मुझसे बोला जय हो मोदी जी, जय हो योगी जी। किस तरीके की उन्होंने व्यवस्था की है कि आप आराम से कहीं से भी आए हैं, ऐसा नहीं कि आप बिना स्नान किए जाएंगे। आप आए हैं तो स्नान करेंगे, हाँ चलना पड़ सकता है आपको थोड़ा बहुत, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई सुविधा मुझे नहीं है। बहुत ही स्वच्छता है, बहुत ही सफाई है और इतनी ज्यादा वो तारीफ कर रही थी कि हर प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री और देश में ऐसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये मेरी गलती कि मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। वो कोई कार्यकर्ता नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, वो नॉर्मल 2 महिलाएं थी जो बहुत ही वृद्ध थी, पूरे परिवार पूरे कुटुंब के साथ आई थी, जिन्होंने जो कुंभ में गई, बनारस अयोध्या दर्शन करके वापस ट्रेन से अपने जाने वाली थी। तो ये कॉमन जो मैन है, जो यहाँ के लोग हैं, वो इस तरह का फीडबैक देते हैं। समाजवादी पार्टी तो हमेशा से दुष्प्रचार फैलाने में आगे ही रही है। यहाँ पे कुंभ में यदि बात की जाए, कुंभ में कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ इस जाति के लोग आ सकते हैं, इस धर्म के लोग आ सकते हैं, सबके लिए खुला है। सब जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी क्या आपको दिख रहा है? लेकिन जितेंद्र वर्मा जी, अब सवाल आपसे है कि आखिर दुष्प्रचार के आरोप लगे हैं अखिलेश यादव जी पर। योगी जी कह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ दुष्प्रचार किया है, हालांकि कुंभ में, महाकुंभ में देश विदेश से लोग आ रहे हैं और अब तक 10 करोड़ लोग आ चुके हैं। 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है 26 फरवरी तक। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आरोप ये है अखिलेश यादव जी पर कि वो दुष्प्रचार फैला रहे हैं। जी क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी बहन ने कहा कि समाजवादी पार्टी हार गई। मोदी जी ने जितनी शिद्दत से झूठ बोला था देश के नौजवानों से, देश के पिछड़ों से, देश के दलितों से, देश की जनता से, तो उस झूठ पर भरोसा कर लिया जनता ने। समाजवादी पार्टी हारी और लगातार बड़ी शिद्दत से लोग झूठ बोल रहे। 2 करोड़ नौकरी का हर साल सपना दिखाया गया, 15-15 लाख सबके खाते में चले जाएंगे, इसकी शिद्दत से वो झूठ मानी मोदी जी ने बोला। पेट्रोल डीजल 30 रुपए में हो जाएगा, जो बाबा रामदेव जी ने बोला था, उसके बाद मोदी जी ने भी बोला था। तमाम महंगाई को हम 100 दिन में कम कर देंगे, देश में 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, देश में बुलेट ट्रेन ले आएंगे। ऐसा भरोसा देश की जनता को दिया गया कि भारत को बिल्कुल बदल कर 5 साल में ही मोदी जी रखते। लेकिन जैसे जैसे जनता को पैसे गया, वैसे वैसे मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाते हैं। उसका परिणाम हुआ सर, क्योंकि 43 सीट हमारा गठबंधन जीता, अकेले जीतकर देश की किसी राष्ट्रवादी पार्टी बनी। ये हमेशा से दलितों की देते रहे। भाई मौर्य जी के नाम पर चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? योगी आदित्यनाथ जी को। और इसी तरह की राजनीति करते रहेंगे। हुआ अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी कोई झूठ नहीं फैला रहे। कुंभ में तो कई संतों ने धरना प्रदर्शन तक कर दिया, कई संतों के वक्तव्य सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। वो तो संत ही स्वयं बोल रहे हैं क्या व्यवस्था है। समाजवादी पार्टी की सरकार में किस कुंभ का आयोजन हुआ, कितना भव्य विशाल कुंभ का आयोजन हुआ, कितना सुविधाओं से परिपूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ। हम धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते, ना धर्म पर राजनीति करते। धर्म हमारे लिए आस्था का विषय है। योगी जी वहां पर कैबिनेट की बैठक करते हैं क्या? कोई धार्मिक स्थल राजनीतिक निर्णय लेने का स्थान बन सकता, नहीं बन सकता। लेकिन योगी जी इस बात की करती थी, योगी जी मिर्ची को हार गए तो बड़ा वहां पीडीए की संख्या शिकायतों में घटा दी इन लोगों ने।
चलिए ठीक है। और 3% दिए हैं, तो ये डर क्यों है सर? ठीक है, ठीक है, इसलिए है इनके अंदर, ठीक है। मोदी जी के अंदर, कि ये सरकार जाने वाली है 27 में, और यहाँ पर जीतने के लिए काम काम दंड भेद, चलिए ठीक बड़े है। से बड़ा माफिया अधिकारी लगाना पड़ेगा तो लगा देंगे। ठीक। जनता है सर, बिल्कुल बिल्कुल, इमरजेंसी में भी लोग जनता हार है, गए ये थे। जनता के हाथ में है। दावे आप कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, फैसला जनता के हाथ में है। खैर, डॉक्टर आलोक सोती जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि ये कहा जा रहा है, जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है अखिलेश यादव जी पर कि वो दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये विपक्ष का धर्म होता है कि सरकार को आगाह करना, तो इसे आप आगाह करना कहेंगे कि जो व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्थित हों, इनमें एक कमियां हैं, मीन में एक निकालना, ये आगाह करना हुआ या दुष्प्रचार हुआ? दूसरी बात, सपा के प्रवक्ता महोदय ने ये एक बात कही है कि धर्म की राजनीति, तो क्या धर्म की राजनीति नहीं, क्या धर्म की राजनीति सपा नहीं करती, सिर्फ बीजेपी ही कर रही है? जी हाँ, हमने तो काफी इफ्तिकार पार्टी जो है कालिदास मार्ग पे जो है उसमें सम्मिलित हुए हैं और बड़ा भाव होता था, तो वो भी दिन देखे हमने, क्योंकि मेरा घर बहुत पास में ही है, तो कई बार शुभ अवसर मिले। तो यहाँ तक महाकुंभ की 44 वर्ष के बाद जो है इस अवसर पे हुआ है, और जहाँ तक कैबिनेट की मीटिंग है, एनडी तिवारी साहब ने भी की थी, कांग्रेस के समय भी होती थी, काफी लंबी परंपरा है, वहां पे होता था। क्योंकि उसका कारण ये था कि जब वीआईपी मूवमेंट्स होता है तो काफी लोगों को रोका जाता है, तो ऐसे में बेहतर समझा जाता है कि जितने आपके कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं एक बार चले जाए वहां पे, नहा ले और जो विचार विमर्श करना है वही कर ले, क्योंकि वो तो एक प्रकार की फॉर्मेलिटीज होती है, बाकी तो जितना भी होता है वो विधानसभा के अंदर ही होता है, या एक निश्चित स्थान है वहीं पे कैबिनेट की मीटिंग होती है। ये तो एक सांकेतिक होता है कि हाँ सब एक साथ पहुंच गए हैं। जहाँ तक भव्यता की बात है, आप देख रहे हैं कि हर साल श्रद्धालुओं की देश विदेश से आने की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार भी 40 करोड़ से ज्यादा की बात की जा रही है, और 2 लाख करोड़ तक का इसमें जो है व्यापार होने की स्थिति सामने आ रही है। महाकुंभ जो है एक प्रकार का जो है इकोनॉमिक जोन भी बन जाता है, और हर साल जो है व्यवस्था की जा रही है। इस बार जो है बहुत अच्छी व्यवस्था सीवर लाइन की, क्योंकि जब इतने लोग आते हैं तो आप देखते हैं कि गंदगी का अंबार लग जाता था हमेशा की तरह, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उसको एक 75 जिले हैं, 76वां जिला इसको घोषित कर रखा है कुंभ क्षेत्र को, जब तक कि यहाँ रहेगा। तो ऐसे में उसके अंदर जो सीवर लाइन्स डाली गई हैं और जो सफाई हो रही है वो काफी जो है सराहनीय है। देखिए, जब कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तमाम कमियां आती रहती हैं। अगर केवल आप कमियां ही गिनाते रहेंगे तो आपकी पर्सनालिटी निगेटिव हो जाती है। बेहतर होता कि अखिलेश जी भी को आना चाहिए, तब रात के अंधेरे में हरिद्वार में जो है अपने चाचा जी की अस्थियां लेके गए थे, वहां पे उन्होंने स्नान किया, अच्छा किया, करना भी चाहिए। अगर बेहतर होता कि एक बार संगम का भी स्नान कर लेते तो आम आदमी के दिल में उनके प्रति और श्रद्धा बढ़ जाती। देखिए, चीजें तो अच्छी खराब होती हैं, कोई भी बड़ा भाव होता है, परिवार में भी होता है, घर में भी शादी बारात होती है तो तमाम कमियां हो जाती है, किसी में नमक कम, किसी में ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो कार्यक्रम है वो चलता रहता है, क्योंकि ये तो एक सांकेतिक है, सामाजिक है, बेहतर तरीके से चल रहा है। हम लोग को सरकार आज है, कल नहीं होगी, दूसरी सरकार आ रही है। उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं पक्ष विपक्ष में सपा और बीजेपी ही रहती है, कभी बीजेपी रहेगी कभी सपा रहेगी, लेकिन महाकुंभ, अर्ध कुंभ और कुंभ जो है वो 6 साल 12 साल और 144 साल के बाद तो आता ही रहेगा। और सभी सरकारों की जिम्मेदारी होती है। 57 से देखिए जवाहरलाल नेहरू साहब भी आए थे और वहां पर उन्होंने स्नान किया था, तो उससे तमाम एक्सपीरियंस होता है इतने बड़े कार्यक्रम होने से। तो जो उसमें खामियां रह जाती हैं वो अगले वाले कुंभ में उसको दूर किया जाता है जी। तो इसको बड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए और बेहतर तरीके से इसको जो है प्रेजेंट करना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो।
हाँ, यहाँ बस केवल जो हम लोग जो एनालिस्ट है वो यही देखना चाहते हैं कि जो पीडीए का फार्मूला है जो लोकसभा में चला था, क्या महाकुंभ उस जाति के समीकरण को धार्मिक आवरण के द्वारा उसको खत्म करने में सफल होती है कि नहीं, ये हम लोग के जो है मेन पॉइंट होगा एनालिस्ट का, कि देखें कि क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपने देखा कि बीजेपी का आवरण हुआ, 2 बार हुआ, लगातार हुआ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जाति की होती है राजनीति और जाति के आधार पे ये टिकट मिलता है, ये फैक्ट है। और इसी बात पे हम लोग एनालिसिस करते हैं और आपके आंकड़े भी बाईं तरफ चल रहे हैं, जाति के आधार पे चल रहे हैं। तो क्या ये महाकुंभ जाति के आक्रमण को तोड़ के धार्मिक आवरण बनाने से एक कॉमन सी चीज जो है उसको प्राथमिकता देते हुए अगर आता है, जिसमें अगर बीजेपी की जीत होती है, तो ये कह सकते हैं कि जो पीडीए का फार्मूला है वो अब लोकसभा के लिए था, विधानसभा में वो लागू नहीं हो रहा है। जी, अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो मिल्कीपुर की महाभारत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या पीडीए का फार्मूला मिल्कीपुर में काम करेगा? क्या महाकुंभ का आयोजन ये पीडीए के फार्मूले को धो देगा? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य के गर्भ में है, जो 8 फरवरी को सामने आ जाए। तो फिलहाल मिल्कीपुर की महाभारत पार्ट 4 में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।